मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नवंबर का महीना था। उत्तर की तरफ से आने वाली हवा में वो तेजी थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह जब जिला मुख्यालय से निकला था तो उसकी जीप की खिड़की से सूरज डूबता हुआ दिख रहा था, लाल और बेरहम, जैसे किसी ने आसमान पर जख्म कर दिया हो। 3 घंटे की दूरी थी मालपुर गांव तक। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में ऐसी खामोशी जो शहर में कभी नहीं मिलती। प्रीतम पिछले 12 सालों से पुलिस में था। उसने बहुत कुछ देखा था, लाशें, झगड़े, जमीन के लिए कत्ल, रंजिशें जो पुश्तों तक चलती है। मगर इस केस ने उसे पहली बार उलझाया था। 3 लाशें, 3 अलग अलग तारीखें और तीनों एक ही जगह से मिले थे, मालपुर की नदी के उस पार, जंगल के भीतर। फाइल उसकी गोद में रखे थे और जीप की रोशनी में वो उसे बार बार पलटता रहता था। पहली लाश रमेश कहार, उम्र 33 साल, मिली थी 4 हफ्ते पहले। गर्दन पर गहरे निशान, आंखें खुली हुई, चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद दहशतनाक देखा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते थे दम घुटने से मौत। दूसरी लाश भोला यादव, उम्र 45 साल, 2 हफ्ते बाद, लगभग वैसी ही, बस फर्क ये था कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो और वो छूटने की कोशिश करता रहा हो। तीसरी लाश सुखिया लोहार, उम्र 27 साल, पिछले हफ्ते। इस बार चेहरा इतना विकृत था कि घर वाले पहचान तलक नहीं पाए थे। कपड़ों की शिनाख्त हुई थी। तीनों के परिवार से प्रीतम ने बात की थी। तीनों गांव के सीधे साधे लोग थे। ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई कर्ज का झगड़ा था, ना जमीन का बखेड़ा था। सब कहते थे अच्छे लोग थे, भला उन्हें कौन मारेगा। यही सवाल प्रीतम को रात को सोने नहीं देता था। मालपुर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए। छोटा सा थाना था, 2 कमरे, एक टूटी सी कुर्सी और एक पुराना टेबल फैन जो बंद पड़ा था। थाने का इकलौता कांस्टेबल था हरिया, पूरा नाम हरिशंकर त्रिपाठी। उम्र कोई 50 के आसपास, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। देखने में वो किसी मंदिर के पुजारी जैसा लगता था। पुलिस की वर्दी में थोड़ा अजीब, मगर उसकी आंखों में एक गहरी जानकारी थी, उस इलाके की, उस मिट्टी की, उन रातों की। प्रीतम ने थाने में बैग रखा, एक गिलास चाय पी और सीधे पूछा, जंगल कितनी दूर है, नदी के उस पार? हरिया एक पल के लिए रुका, फिर बोला, साहब अभी अंधेरा है, कल सुबह चलते हैं। नहीं नहीं, अभी चलते हैं ना। हरिया ने एक लंबी सांस ली। उसने कुछ और कहना चाहा, मगर प्रीतम का चेहरा देखकर चुप हो गया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर वो हट था जो बड़े शहरों से आने वाले अफसरों में होता है, जिन्होंने भूत प्रेत को पढ़ाई लिखाई की रोशनी में कभी का दफना दिया होता है। दोनों निकल पड़े। नदी उथली थी उस वक्त, घुटनों तक। पार करते वक्त पानी बर्फ जैसा ठंडा था। प्रीतम के जूते भीग गए। दूसरी तरफ पहुंचते ही जंगल शुरू हो जाता था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, जैसे दुनिया 2 हिस्सों में बटी हो। एक तरफ खेत
रोशनी, आवाज़ें। दूसरी तरफ ये जंगल में घुसते ही आवाज़ें बंद हो गईं। ये बात प्रीतम को अजीब लगी। रात के जंगल में झींगुर होते हैं, उल्लू होते हैं, कभी कभी किसी जानवर की आहट होती है, मगर यहाँ कुछ नहीं। ऐसी खामोशी जो कानों में दर्द करे। हरिया की टॉर्च कांप रही थी, शायद हाथ कांप रहे थे। प्रीतम की टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। वो सबूत की तलाश में था, कोई निशान, कोई चीज जो छूट गई हो, जो पुलिस की पिछली टीम से नजर चूक गई हो। उसने धीरे धीरे चलते हुए टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया। पत्तियां, टहनियां, काई लगी हुई चट्टानें। फिर उसकी नजर रुकी। जमीन पर पैरों के निशान थे, साफ, गहरे और ताजे। मिट्टी अभी भी नम थी। नंगे पांव के निशान, बड़े और गहरे, जैसे किसी भारी आदमी के हों। और वो निशान जंगल के और भीतर की तरफ जा रहे थे। हरिया पीछे से बोला, साहब लौट चलिए। प्रीतम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इन निशानों के पीछे चलने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट। निशान टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले जा रहे थे, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी चला था वो किसी को ढूंढ रहा था या किसी से बच रहा था। हरिया धीरे धीरे प्रीतम के करीब चला आया था। उसके होंठ हिल रहे थे, शायद कोई मंत्र पढ़ रहा था। तभी निशान एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था, पुराना, बहुत पुराना, इतना कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर ऊपर उगाई थी जैसे नसें। तना इतना चौड़ा था कि 2 आदमी मिलकर भी उसे पूरा ना घेर पाए। छाल काली थी और उस पर कुछ खरोचे हुए निशान थे, पुराने, धुंधले, मगर थे। पैरों के निशान उस पेड़ की जड़ों के पास खत्म हो गए थे। प्रीतम ने टॉर्च ऊपर की तरफ उठाई। पेड़ की एक मोटी शाख पर कोई बैठा था। पहली नजर में इंसान लगा, काला शॉल बदन पर लपेटे हुए, सिर झुकाए हुए। शॉल इतना बड़ा था कि पांव तक आता था। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज। प्रीतम के कदम रुक गए। पुलिस की ट्रेनिंग ने उसे यही सिखाया था, रुको, जायजा लो, फिर बोलो। उसने गला खखारा और अभी आवाज देने ही वाला था कि वो चीज हिली, धीरे नहीं, एकदम से, जैसे किसी ने फिल्म की रील में से कुछ फ्रेम काट दिए हों। एक पल वो ऊपर था, अगले पल सामने था, जमीन पर, प्रीतम के ठीक सामने। शॉल अभी भी उसके बदन पर था। प्रीतम के हाथ ने रिफ्लेक्स में पिस्टल की तरफ जाना चाहा। फिर उसने उसकी आंखें देखी। वो आंखें नहीं थीं, या थीं मगर इंसानी नहीं, जले हुए कोयले जैसी, काली और चमकदार, जैसे उनमें कोई पुतली नहीं थी। और वो आंखें प्रीतम को देख नहीं रही थे, उसके आर पार देख रहे थे, जैसे वो वहां था ही नहीं। वो चीज उस पर झपटी। प्रीतम को एक जबरदस्त धक्का लगा और वो पीछे गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। अंधेरा हो गया। बस हरिया की टॉर्च की एक कांपती लकीर बची। फिर एक छींटा, पानी की आवाज और उसके साथ एक चीख। इंसानी नहीं, जानवर जैसी नहीं, कुछ और। ऐसी आवाज जो हवा में कुछ देर तक गूंजती रही। हरिया ने अपनी पिछली जेब से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली थी और उस पर छिड़क दी थी। वो पिशाच वापस जंगल में समा गया। थाने पर लौटे तो रात के 11 बज रहे थे। प्रीतम के कपड़े मिट्टी में सने थे, कोहनी पर खरोच थे, मगर सबसे बुरी हालत उसके जहन की थी। जो चीज उसने देखे थे वो उसकी समझ से बाहर थे। वो आदमी था या नहीं ये उसे पता नहीं था,
मगर जो उसकी आंखों में था वो इंसानी नहीं था, इतना वो जानता था। हरिया ने चाय बनाई, दोनों चुप बैठे रहे। फिर हरिया बोला और वो जो कहानी उसने सुनाई वो प्रीतम को भीतर तक हिला गई। मालपुर गांव में आज से कोई 35 साल पहले एक आदमी था। नाम था बद्री प्रसाद। सब उसे बदरू कहते थे। बदरू का परिवार उस जंगल के किनारे रहता था। खानदानी काम था लकड़हारे का, जंगल से लकड़ी काटना बेचना। मगर बदरू अपने बाप से अलग था, पढ़ा लिखा था, थोड़ा सपने देखता था कि एक दिन शहर जाएगा, कुछ बनेगा। गांव में उस वक्त जमींदार थे देवकी नंदन तिवारी, बड़ा आदमी। पूरे गांव की जमीन उसके कब्जे में थी। बदरू का घर जिस जमीन पर था वो भी तिवारी की बताई जाती थे, मगर बदरू के दादा के ज़माने से उनका उस पर कब्जा था। कागजात नहीं थे, बस थे वहाँ। तिवारी को वो ज़मीन चाहिए थी। उस जंगल के पास की ज़मीन कीमती थी, नदी का पानी था, उपजाऊ मिट्टी थी। बदरू ने मना किया। जो हुआ उसके बाद वो धीरे धीरे हुआ। पहले धमकियाँ, फिर मारपीट। बदरू के बाप को एक रात थाने ले जाया गया झूठे मुकदमे में। बूढ़ा आदमी था, जेल में बीमार पड़ गया, 2 महीने बाद मर गया। बदरू टूट गया मगर वो झुका नहीं। उसने तहसील में अर्जी दी, फिर जिला कचहरी में। मगर तिवारी के पास पैसा था, पहुंच थी। हर जगह से बदरू को धक्के खाने पड़े। 2 साल की लड़ाई। 2 साल में उसकी माँ भी चल बसी, फिक्र और करीबी से। अब बदरू अकेला था। एक रात होली के कुछ दिन बाद तिवारी के आदमियों ने बदरू की झोपड़ी में आग लगा दी। बदरू बाहर था, बच गया, मगर उसका सब कुछ जल गया। वो थोड़ी सी किताबें जो उसने जमा की थी, उसकी माँ की साड़ी, एक पुराना आईना। उस रात बदरू जंगल में चला गया। गांव वाले कहते थे कि वो जंगल में रहने लगा था, अकेला, जानवरों के बीच। कुछ ने देखा भी था उसे। पहले महीने में दुबला हो रहा था, बाल बढ़ गए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। फिर एक दिन गांव में खबर फैली, देवकी नंदन तिवारी का बड़ा बेटा, जो उस रात बदरू की झोपड़ी में आग लगाने वालों में से था, जंगल में मरा हुआ पाया गया। गर्दन पर निशान, आंखें खुली हुई। उसके बाद एक और, तिवारी का मुनीम। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, जांच हुई, बदरू का नाम लिया गया। मगर बदरू तो जंगल में था और उसे कोई पकड़ नहीं सका। खोज हुई 2-3 बार, कुछ नहीं मिला। फिर एक रात बदरू जंगल से निकला, तिवारी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। तिवारी अपने कमरे में था। जो उस कमरे में क्या हुआ वो नहीं जानता, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। मगर सुबह तिवारी मरा हुआ पाया गया। वही निशान, वही खुली आंखें, और बदरू फिर जंगल में गायब हो गया। उसके बाद गांव में एक अजीब सी शांति आई। कोई बदरू का नाम नहीं लेता था। जंगल की तरफ कोई नहीं जाता था। पीढ़ियां बदली, लोग भूलने लगे। बस बूढ़े लोग कभी कभी धीमी आवाज में कहते थे, उस जंगल में मत जाओ। हरिया ने चाय का एक घूंट लिया और बोला, साहब, जो 3 आदमी मरे हैं, रमेश, भोला और सुखिया, इनमें से एक की बात सुनिए। रमेश कहार का बाप मान सिंह कहार, और मान सिंह कहार उस रात तिवारी के साथ था। वो तिवारी का आदमी था। प्रीतम ने उसे देखा, और भोला यादव का चाचा उस मुनीम का साला। और सुखिया? सुखिया के दादा ने बदरू के खिलाफ थाने में गवाही दी थी। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। प्रीतम उस रात सो नहीं पाया। वो थाने की कुर्सी पर बैठा रहा और सोचता रहा।
तर्क की रोशनी में बात करें तो बदरू मर चुका होगा। 35 साल पहले की कहानी है। इंसान 35 साल जंगल में जिंदा नहीं रह सकता। जो भी वो चीज़ थी जिसने उस पर हमला किया, वो कोई इंसान था जो उस जंगल में रहता था। शायद पागल, शायद कोई और, मगर वो आंखें इंसानी नहीं थे। प्रीतम यही सोचता रहा। वो आंखें किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। भोर से पहले उसने एक फैसला किया, वो फिर जाएगा। अगली शाम जाने से पहले उसने जिला मुख्यालय से 2 और कांस्टेबल बुलाए। उसने पुराने जमींदार तिवारी के घर का दौरा किया। घर अब खंडहर था। तिवारी के वारिस शहर जा चुके थे। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की, 90 साल के रामधनी चाचा, जो बदरू को याद करते थे। रामधनी चाचा ने एक बात बताई जो फाइलों में कहीं नहीं थी। जब बदरू आखिरी बार जंगल में गया था, तब उसने गांव के एक आदमी को एक बात कही थी, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगा जब तक उनके खून की आखिरी बूंद का हिसाब नहीं हो जाता। उन लोगों की आखिरी बूंद, और शायद बदरू के लिए वो लोग सिर्फ तिवारी तक नहीं रुके थे। उनकी औलादें, उनके साथी, उनके साथियों के वारिस सब उस हिसाब में थे। प्रीतम को समझ आ गया, ये कत्ल नहीं थे, ये एक पुरानी, बेहद पुरानी, अधूरी इंतकाम की कहानी थी जो अभी भी चल रही थी। इस बार वो दिन में गए। हरिया साथ था और 2 और कांस्टेबल। उस पेड़ को उन्होंने दिन की रोशनी में देखा। पेड़ की छाल पर जो निशान थे वो खरोंचे नहीं थे, वो नाम थे, बहुत पुराने, मिटते हुए, मगर थे। प्रीतम ने गौर से देखा। एक नाम था, देवकी नंदन, रामलाल, मुन्ना, गया प्रसाद, और उनके आगे छोटे छोटे निशान जैसे किसी ने गिनती की हो। पेड़ की जड़ों के पास जमीन को खोदा गया था। हाल ही में ताज़ी मिट्टी थी। प्रीतम ने कांस्टेबल को खोदने का इशारा किया। 1 फीट, 2 फीट, फिर कुछ मिला। पुराने कपड़े, सड़ी हुई हड्डियां, और उनके बीच एक पुरानी काली जंग लगी चाकू। हरिया ने पहचाना। उसने बताया कि बदरू के पास एक ऐसी ही चाकू थी, उसके बाप की निशानी। तो बदरू यही था, इसी पेड़ के नीचे मरा हुआ। शायद तिवारी को मारने के बाद वो यहाँ आया था और यहीं दम तोड़ा था, या यहीं आकर उसने खुद को ख़त्म किया था। और शायद इसी वजह से उसकी रूह इस जगह से बंधी थी उस हिसाब से जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। शाम हुई। गांव का बूढ़ा पंडित आया। हरिया बुला लाया था उसे। उसने बताया कि ऐसी रूहों को जो किसी अधूरे वादे या अधूरे दर्द से बंधी हो, सिर्फ एक तरीके से आज़ाद किया जा सकता है। उनके जख्म को माना जाए, उनकी कहानी को सुना जाए। प्रीतम जानता था कि ये सब उसकी ट्रेनिंग से बाहर था। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। भूतों को पकड़ना उसका काम नहीं था। मगर 3 लाशें थी और चौथी होने वाली थी अगर उसने कुछ नहीं किया। उसने हरिया से पूछा, और कोई है गांव में जिसके पुरखे उस रात तिवारी के साथ थे? हरिया चुप रहा। बताओ। एक और है साहब, मगर वो गरीब आदमी है, उसका कोई कसूर नहीं। उसका कसूर नहीं, मगर खतरा उसे है। उस आदमी को, जिसका नाम दुलारे था, उस रात गांव से बाहर उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया, बिना उसे पूरी वजह बताए, बस इतना कहकर कि उसे कुछ दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगली रात प्रीतम फिर उस जंगल में गया था, अकेला। हरिया ने मना किया था, बहुत मना किया था, मगर प्रीतम ने उसे समझाया कि कुछ काम अकेले करने पड़ते हैं, कुछ बातें 2 के बीच में नहीं होती। उस पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च बंद की,
अंधेरे में खड़ा रहा। हवा चल रही थी, पत्तियां हिल रही थी, और फिर वो खामोशी वापस आ गई। वही खामोशी जो कानों में दर्द करती है। कोई था वहां। प्रीतम ने गहरी सांस ली और बोला धीरे से, जैसे किसी जिंदा इंसान से बात करते हैं। उसने कहा कि वो जानता है क्या हुआ था। उसने कहा कि जो जुल्म हुआ वो गलत था, बेहद गलत। उसने कहा कि तिवारी मर चुका है, उसके लोग मर चुके हैं, और जो 3 आदमी मारे पाए गए उनके पुरखों ने गलत किया था, मगर वो खुद बेगुनाह थे। उसने कहा तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारा गुस्सा भी, मगर जो हो रहा वो तुम्हें सुकून नहीं देगा। तुम्हें सुकून तभी मिलेगा जब तुम इसे छोड़ दो। खामोशी, और फिर एक आवाज हवा में, पत्तियों में, उसके कानों में, एक बेहद थकी हुई आवाज, ना मर्दाना ना औरत का, बस एक बूढ़ी थकी हुई आवाज। उसमें शब्द नहीं थे, बस एक लंबी सांस थी, जैसे कोई बरसों से रोके हुए दर्द को छोड़ रहा हो। और फिर हवा ठंडी हो गई, झिंगुर बोलने लगे। एक उल्लू ने कहीं दूर आवाज लगाई। जंगल वापस जिंदा हो गया था। प्रीतम उस पेड़ के पास बैठ गया, घास में, अंधेरे में। वो कब तक बैठा रहा उसे नहीं पता, मगर जब उठा तो उसके भीतर कुछ हल्का था। उसने उस पेड़ की जड़ों के पास मिली हड्डियों को पूरे रीति से दफनाने का इंतजाम किया। पंडित जी को बुलाया, विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ। मालपुर के लोगों ने पहली बार उस जंगल में कदम रखा, दिन की रोशनी में मिलकर। जिला मुख्यालय को जो रिपोर्ट गई उसमें लिखा था 3 कत्ल, संभवित अपराधी अज्ञात, मामला अभी जांच में, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई FIR नहीं, क्योंकि जिस पर केस बनता वो तो 45 साल पहले ही मर चुका था। प्रीतम जब मालपुर से निकला तो सुबह थी, धूप निकल आई थी। नदी के उस पार जंगल हरा और साफ लग रहा था, एक आम जंगल, पेड़, पत्तियां, रोशनी। जीप में बैठते वक्त हरिया ने उससे एक बात पूछी, साहब आप मानते हैं इन सब बातों को, भूत प्रेत में? प्रीतम एक पल चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं जानता हरिया, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है तो उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो उस नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं जिंदा रहती है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में। हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। जीप चल पड़ी। पीछे मालपुर गांव छूट गया, आगे कच्ची सड़क, खेत और एक नया दिन था। उस जंगल में उस पेड़ के पास एक छोटी सी जगह है, वहां अब एक पत्थर रखा गया है, उस पर खुदा है बद्री प्रसाद, बस नाम, कोई तारीख नहीं, कोई और लफ्ज नहीं। गांव वाले अब उस तरफ जाते हैं, बच्चे खेलते हैं नदी के किनारे, झिंगुर रात को बोलते हैं, और वो पेड़, वो पुराना काला घना पेड़ अब चुप है। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो मौत के बाद भी नहीं भरते जब तक कोई उन्हें सुने नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।